हेलो एवरीवन। आज अपन जो पहले अपने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी क्लास 11 के लिए, उसी में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब भी मालिक कौन हो सकता है, या तो प्रोप्राइटर हो सकता है, अगर अकेला बिजनेस कर रहा है तो वो प्रोप्राइटर हो सकता है, अगर 2-3 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनर हो सकते हैं। तो ये दोनों मालिक हैं। तो अगर ये मालिक जो है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल देते हैं तो उसको बिजनेस के लिए क्या कह दी जाती है, ड्राइंग कह दी जाती है। और ये ड्राइंग जो है ये कैपिटल को रिड्यूस करती है, ये कैपिटल को डिडक्ट कर देती है, कम कर देती है। कल मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ाई थी पूरी कैपिटल की, तो उसमें से अपन ने ड्राइंग्स को माइनस किया था। ठीक है, तो जब भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा लगाएगा तो वो कैपिटल को रिड्यूस कर देगी। नेक्स्ट डेटर्स वो इंसान होता है जिसको आपने क्रेडिट में गुड्स का सेल किया होता है। जैसे मान लो मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूँ, मैंने किसी को उधार में कोई टेबल्स बेच दी, ठीक है, तो जो पर्सन को मैंने टेबल बेची उधार में वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। ठीक है, और ये मेरे लिए माना जाएगा असेट्स माना जाएगा, और वो भी करंट असेट्स माना जाएगा। क्यों माना जाएगा असेट्स? अगर मैंने किसी को उधार में कोई गुड्स बेचा है तो मुझे उससे पैसा लेना बाकी है, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगी, एक असेट्स हो जाएगी, इसलिए उसको अपन करंट असेट्स मानेंगे। नेक्स्ट जो है क्रेडिटर डेटर्स का जस्ट अपोजिट हो गया। मतलब ऐसे मान सकते हो कि जिस इंसान से आपने उधार में गुड्स को परचेज किया होता है, ठीक है, डेटर्स में तो क्या किया था, सेल किया था। यहाँ पर उधार में माल आप किसी से खरीद करके लाते हो, गुड्स किसी से उधार में यानी क्रेडिट में परचेज करके लाते हो, तो उस पर्सन जो है वो आपके लिए क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक पर्सन में सिर्फ एक इंसान, एक व्यक्ति ही नहीं आता, एक कंपनी जो है, अगर आप किसी कंपनी से परचेज करके लाओगे तो कंपनी भी पर्सन की डेफिनेशन में ही कवर करती है। मतलब वो सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो एक इंसान भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। तो अगर आप उससे क्रेडिट यानी उधार में अगर आप कोई गुड्स को परचेज करके लाओगे तो वो सामने वाला आपके लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। जब आप किसी से उधार में यानी क्रेडिट पर परचेज करके लाए तो उसको वापस पैसा देना पड़ेगा आपको, इसलिए वो आपके लिए लायबिलिटी मानी जाएगी, करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। नेक्स्ट है बैड डेब्ट। अब सपोज करो कोई डेटर है आपका, ये जो डेटर है जिसको आपने क्रेडिट में गुड्स को सेल किया था, ठीक है, अब उससे पैसा लेना बाकी है, और मान लो कि उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है या उसके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाता है जिसके कारण उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब वो पैसा देने की कंडीशन में नहीं रहता, ठीक है, वो पैसा देने से मना कर देता है, तो वो आपके लिए जो पैसा डूब जाता है, उस डूबे हुए पैसे को अकाउंट्स की टर्म में बैड डेब्ट कहा जाता है। द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल, ऐसा पैसा जिसे आप रिकवर नहीं कर पाओगे वो क्या कहता है, बैड डेब्ट, और ये अपने लिए लॉस माना जाता है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो गया बैड डेब्ट रिकवर्ड। ऐसा पैसा जो आपको लग रहा था कि यार अब आएगा नहीं, ये इंसान तो डूब चुका है, दिवालिया हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब इसका पैसा कभी वापस आने वाला नहीं है, और बाद में किसी साल में वो पैसा आपको रिकवर हो जाता है, तो जिस साल में वो पैसा रिकवर हो जाएगा उस साल में वो आपके लिए इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंस मतलब होता है कोई भी खर्चा। जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपको रोज डेली बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, बहुत सारे खर्चे लगते हैं। तो अब खर्चे जो है एक्सपेंसेस को अकाउंट्स में बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का सीधा सिंपल सा मीनिंग ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या डायरेक्टली परचेज से रिलेटेड हो। ऐसे खर्चे मैं फिर से बता देता हूँ, डायरेक्टली प्रोडक्शन यानी माल के उत्पादन से रिलेटेड हो या माल को खरीदने से रिलेटेड है, तो वो परचेज या प्रोडक्शन के जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं ऑल अदर्स वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब फिर से इस पे आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकता है, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, है ना। मजदूर कहाँ काम करते हैं, मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं या प्रोडक्शन होता है, तो वो प्रोडक्शन का खर्चा है, इसलिए उसको डायरेक्ट में लिया गया है। फ्रेट ऑन परचेज, माल को खरीद करके लेके आए, गुड्स को खरीद करके लेके आए, तो खरीद के जब गुड्स लाते हैं तो वो गुड्स जो किसी गाड़ी में या किसी ट्रक में आता है, उस ट्रक का जो भाड़ा बनता है उसको इंग्लिश में फ्रेट बोलते हैं। तो फ्रेट अगर परचेज पर होगा
तो ये किसका खर्चा है? परचेज का खर्चा है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो वहां पर लाइट वगैरह कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है, तो वो फैक्ट्री का है, इस वजह से वो प्रोडक्शन का खर्चा है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। कोल, कोयला, गैस और पानी, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, इसलिए प्रोडक्शन का खर्चा है, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। फिर इनडायरेक्ट में एग्जांपल क्या हो गया? सैलरी। सैलरी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को दी जाती है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ऑफिस में बैठा होता है, वो कोई फैक्ट्री में नहीं होता, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन का खर्चा नहीं होता, वो इसलिए अदर खर्चे में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर होगा। फ्रेट ऑन सेल्स, सेल्स का खर्चा भी ना तो प्रोडक्शन से रिलेट करता है ना परचेज से रिलेट करता है, इसलिए वो इनडायरेक्ट में आएगा। ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस में जो लाइट्स लगती है वो लाइटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इसका भी ना तो प्रोडक्शन से कोई लिंक है ना परचेज से कोई लिंक है। रेंट ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का किराया, प्रोडक्शन से परचेज से कोई लिंक नहीं है, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। रिचार्ज करने के एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। तो ऐसे सारे खर्चे जिनका कोई प्रोडक्शन या परचेज से कोई लिंक नहीं होता, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत बड़ी लिस्ट कवर होती है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है, ठीक है। तो ये एक मैंने एग्जांपल लिए हैं कि ये चीजें इसमें आती है। अब आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। अगला टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इट इज द अमाउंट स्पेंट फॉर लायबिलिटी इनकर्ड, मतलब ऐसा कोई अमाउंट जो खर्च किया हो, स्पेंड किया हो, या फिर कोई लायबिलिटी इनकर की हो, मतलब लायबिलिटी नहीं पैदा हुई हो, मतलब ऐसा कोई भी खर्चा हुआ हो, कोई अमाउंट खर्च किया हो, या फिर कोई नई लायबिलिटी इनकर हुई हो, नई लायबिलिटी जनरेट हुई हो, वो किस वजह से हुई हो? फॉर एक्वायरिंग असेट्स, या तो नई आप संपत्ति लाए हो उस वजह से हुई हो, या नया कोई गुड्स खरीदा हो उस वजह से हुई हो, या कोई सर्विस खरीदी हो उस वजह से हुई हो। मतलब ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो या तो असेट्स को खरीदने का होगा, या गुड्स को खरीदने का होगा, या सर्विसेज को खरीदने का होगा, तो ये एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में कवर होगा। अब एक्सपेंडिचर को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइडेड किया जाता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंसेस या ऐसा एक्सपेंडिचर जो असेट्स को एक्वायर करने के लिए किया गया, जो कोई संपत्ति को खरीदने के लिए किया गया हो, और या फिर कोई पुरानी संपत्ति में इंप्रूवमेंट करने के लिए किया गया हो, यानी एक ऑलरेडी एक असेट्स है उसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट करने के लिए किया गया हो, लेकिन वहां पर शर्त ये है कि वो जो इंप्रूवमेंट करने का खर्चा जो है उससे बिजनेस की इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। मतलब अगर आपने कोई खर्चा किया उससे बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। अगर आपने ऑलरेडी पुरानी एसेट्स पे कोई खर्चा किया है जिससे बिजनेस की रेवेन्यू कमाने की जो कैपेसिटी है वो और बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो खर्चा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर होगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने कोई एक मशीनरी परचेज करी, नई मशीन परचेज करी, तो नई मशीनरी परचेज करी तो ये क्या हुआ? एक्वायरमेंट ऑफ असेट्स, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। नई मशीन खरीदी तो उससे मेरी वैसे भी मेरी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर मैंने क्या करा, एक पुरानी मशीन थी उसमें कुछ टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही थी, तो वो पहले 1 लाख टन माल बनाती थी 1 महीने में। अब मैंने उसमें कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट किया, उसमें मुझे ज़्यादा बड़ा मेजर खर्चा आया, और अब मेरा वो हर महीना 1,20,000 टन माल जनरेट करेगा, माल बनाएगा। उत्पादन जो है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000 टन से बढ़ गई, तो वो 20,000 टन से कैपेसिटी बढ़ी जिससे मेरे रेवेन्यू भी बढ़ेगी, है ना। तो वो खर्चा फिर मैं कैपिटल में ले सकता हूँ। लेकिन अगर इसमें, इस केस में मेरी कैपेसिटी खर्चे के बाद भी 1 लाख टन ही होती तो मैं उस खर्चे को कैपिटल में नहीं ले सकता था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो बड़ा खर्चा होता है, जो कभी कभार होता है, और जो या तो नई एसेट्स को खरीदने का होता है या पुरानी एसेट्स में ही कुछ ऐसा चेंजेस करने का खर्चा होता है जिससे उसकी पुरानी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, तो वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो ये ऐसा खर्चा होता है जो हर साल होता है, बार बार होता है, और इस खर्चे का फायदा आपको बस उसी साल मिलता है जिस साल ये खर्चा हुआ है। आने वाले सालों में कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलता,
ठीक है। जैसे अगर आपके वहाँ कोई व्यक्ति काम करता है, कोई एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो आपने उनको सैलरी दी, तो उससे फायदा आपको उसी साल मिल गया। भाई अगर किसी ने जुलाई के महीने में काम किया है तो मुझे उसका फायदा जुलाई महीने में मिल गया और मैंने उसको सैलरी पे कर दी, मतलब इसका खर्चा सेम अकाउंटिंग ईयर में ही आपको मिल जाता है जिसका फायदा, तो वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे रेंट पे किया मैंने बिल्डिंग का रेंट चुकाया, तो उस बिल्डिंग में मैं इस साल रह गया, है ना, तो उसका बेनिफिट मुझे इसी साल मिल गया, इसलिए वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा खर्चा है जिसका फायदा आपको सालों सालों तक मिलता है, और ये छोटे खर्चे हैं जो हर साल होते हैं, बार बार होते हैं, और उसका बेनिफिट उसी साल मिलता है, उसके आने वाले सालों में नहीं मिलता है।